हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो आपको उत्तराखंड एलटी साइंस के एग्जाम में और पीजीटी लेक्चरर के एग्जाम में हेल्प करेगा। ये मेरा आज दूसरा मॉक टेस्ट है और ऐसे ही मैं डेली 10-10 क्वेश्चन आपके लिए रोज लेके आऊंगा और इनको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को सही लगे तो प्लीज इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन इज दैट the angular moment of electron in d orbital is equal to, so how you will solve it? The angular moment, what is the formula for angular moment? Angular moment equal to h upon 2 pi and root l into l plus 1। अब आप कहोगे कि ये l क्या है, तो इस l को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s p d f, ये ऑर्बिटल हैं, इनके लिए l वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। l वैल्यूज क्या एल वैल्यूज होती है? एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। अब इस एल वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूँ, एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एच कट है, तो एच अपॉन 2 पाई को हम दूसरा नाम देते हैं एच कट। तो ये कितना हो जाएगा? एच कट एंड रूट। अब डी के लिए हमने निकालना है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 1 3, 3 2 जा 6, तो यानी कि कितना देगा? h cut and root 6। So which answer is your correct? And root 6 h cut। तो आंसर इज C। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, द टर्म दैट करेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट इन अ रियल गैस इन अ वंडर वॉल इक्वेशन इज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वंडर वॉल इक्वेशन होती क्या है। तो वंडर वॉल इक्वेशन जब लिखेंगे P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू v माइनस एन वी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट द रेट। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये किस में है? प्लस में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 10 की पावर -6 mNaOH is diluted 100 times the pH of the diluted base। देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात, यहाँ पे NaOH है तो ये बेस है, एक पहली चीज ये याद रखना, ये बेस है। और दूसरा, इस चीज को जहां पे डाइल्यूटेड आएगा इतने टाइम्स, और इसको इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। आप सोचोगे कि मैं इसका OH नेगेटिव का निकालूंगा और डायरेक्ट आंसर, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसका OH तो निकाल ही दीजिए। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका? OH हो गया 10 की पावर -6। अब इसको कितना टाइम डाइल्यूट कर दिया गया? 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स का मतलब 10 की पावर 6 अपॉन 100, तो यानी कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा आपका? 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो जब भी आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको क्या करना है इसमें, चाहे वो एसिड का हो या बेस का हो, तो आप हमेशा 10 की पावर -7 इसमें ऐड करना होता है सॉल्यूशन करने के लिए। अभी क्यों करना है इतना डीप में मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम वरना ज्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें, 10 की पावर -7 मैंने कॉमन लिया, तो आपका क्या बच जाएगा? 1 प्लस 10 की पावर -1 यानी कि 1/10 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -7 और ये कितना होगा? 1 प्लस 0.1 यानी कि मैं इसको 1.01 लिख दूंगा। ओके, 1/10 0.1 प्लस 0.1, नॉट 0.1, किया जाएगा आपका 1.1। ओके, अब यहाँ से OH कंसंट्रेशन निकल गया, तो POH इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन यानी कि 10 की पावर -7 इंटू 1.1। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपको लॉग वैल्यू नहीं आती तो एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो वो सिखाऊंगा। तो आप इसको निकालोगे तो 6.96 आएगा इसका। अब आपको पता है हमको निकालना है इसका पीएच निकालना है, तो पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 6.96, तो कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 7.04। अभी पूछ क्या रहा है कि इस द पीएच ऑफ द डाइल्यूटेड बेस इज किसके किसके बीच होगा, तो 7.04 आ रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 7 to
8 के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नॉट पॉसिबल बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ लेना। तो नॉट पॉसिबल, पहली बात समझ लेना कि कोई भी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल। अब इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर कहां तक होती है, n-1 तक होती है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि n इक्वल टू मान लीजिए कोई 4 वैल्यू है, तो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसके लिए, 0 से लेकर स्टार्ट होंगी 1 2 3 तक स्टार्ट होगी, यानी कि n-1 तक। तो यानी कि कहां से 4 था n की वैल्यू, तो l की वैल्यू कहां से स्टार्ट, 0 से n-1 यानी कि 4 - 1 3 तक। तो 0 1 2 3 ये हो जाएंगी l की वैल्यू। अब पहले क्वेश्चन में आ जाइए। अब मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है n-1 तक। मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू l की वैल्यू 2 हो सकती है। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए 2l वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखिए पहली बात याद रखिए, जब भी साइज का आएगा तो आपको एक पता होना चाहिए Z/E रेशियो। देखो याद रखिए Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब Z/E रेशियो क्या है, स्मॉलर है, तो रेडियस लार्जर होगी, यानी कि ज्यादा होगी साइन। इसकी वैल्यू जब लार्जर है तो जो रेडियस होगी वो स्मॉलर होगी। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज पहले ये देख लेना कि सब में सेल इक्वल है या नहीं है। देखो इसमें क्या 2 पॉजिटिव, इसमें कितने के 2,8 हो गए, इसका कितना हो गया 2,8 हो गया, फिर 1 पॉजिटिव है, इसका भी 2,8 हो गया, बट यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 283। तो पहला चीज तो मेरा क्लियर ये हो गया कि इसमें सेल सबसे ज्यादा है, तो मेरा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हमको डायरेक्ट पता चल जा रहा है, तो यही आंसर मेरा क्या है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा है। दूसरा चीज देखिए, एक चीज तो बताता हूँ कि मैं Z/E रूल कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कि आप एल्यूमिनियम का तो सबसे ज्यादा हो गई, मान लीजिए इन तीनों में मान लीजिए कोई 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए। तो मैग्नीशियम का कितना mg में कितने 12/10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी कि 1.2 वैल्यू आई। दूसरा मेरा क्या है Na का कितना एटॉमिक नंबर 11, 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव में 10, तो इसका कितना आएगा 1.1 वैल्यू आई। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्लोरीन में, फ्लोरीन निगेटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और नहीं सॉरी, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और टोटल इलेक्ट्रॉन 10, तो 0.9। तो इनमें देखें तो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू कौन है, ये स्मॉलर वैल्यू है इसके लिए, फ्लोरीन निगेटिव के लिए, ये Na पॉजिटिव के लिए थी, और ये Mg पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सबसे स्मॉल है, तो ये इसका रेडियस क्या होगा, लार्जर होगा। और ये वैल्यू सबसे लार्जर है और इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉलर होगी। ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। पहले देखना है सेल, फिर Z/E इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया था, मगर ये आपको हेल्प करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिथेनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव फंक्शन ऑफ इज एन एन। ओके, अब बिथेनॉल होता क्या है, पहले बिथेनॉल क्या होता है, बिथेनॉल एक क्या है, इसको जो ऐड किया जाता है वो गुड क्वालिटी सोप में किया जाता है। पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, बता देता हूं आप लोगों को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिथेनॉल का ये होता है, OH OH और इन पोजीशन पे Cl और Cl रहते। पहला चीज इसका एक चीज याद रखना कि ये किस में यूज किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक। दूसरी बात, ये किस में यूज किया जाता है, गुड क्वालिटी सोप में यूज किया जाता है, गुड क्वालिटी सोप में यूज किया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वर्क क्या है इसका, इसका वर्क है इट रिड्यूस इट रिड्यूस द ऑर्डर बाय बैक्टीरियल
डिकम्पोजिशन। हमको पता है कि हमारा जो सोप बनता है वो कैसे बनता है, उसका बार बार डिकम्पोजिशन। मान लीजिए बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से उसमें डिसऑर्डर, तो ये क्या काम करता है, उसको हटा देता है। अब एक क्वेश्चन यहीं पे मैं एक और बता देता हूं, यहाँ पे तो आंसर हो गया आपका एंटीसेप्टिक आंसर हो गया, मगर आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, कि एक चीज होता है डिटॉल। अब डिटॉल में क्या होता है, डिटॉल भी एक एंटीसेप्टिक है। डिटॉल में यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक। कैसे इसको, ये क्या है, ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है, आप यूज करते हैं हम लोग। ओके, अब इसमें ये किससे बना होता है, ये इसका दो चीजों से बना होता है, एक क्लोरो जाइनॉल और दूसरा इसका होता है मिक्सचर अल्फा टर्पिनॉल। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, मान लीजिए पूछा जाएगा, आपको बताना है तो मैं बता देता हूं। टर्पिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, टर्पिन हम लोग एमएससी में पढ़े थे, आप लोगों को याद हो तो, यहाँ पे CH3 टर्पिन का एक ग्रुप होता है, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, और यहाँ पे एक OH ग्रुप, ये तो टर्पिनॉल होता है। और ये इसका फॉर्मूला, ये सारी, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। और इसका जेनोनॉल क्लोरोसीएल, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन PCl5। अब यहाँ पे सबसे पहले कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि आप लोगों को नहीं आता है तो एक बार मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का एक इजी ट्रिक मैंने बताया है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। फॉस्फोरस 15 होता है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 285, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17, लास्ट सेल में 287 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 + 5 × 7, तो टोटल हो जाएंगे 40। जब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर मेरा आया 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d हो जाएगा। पहली बात क्लियर, ये समझिए। अब पूछ रहा है कि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन द मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जब आपका कभी भी sp3 है डी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तब पूछता है ये डी ऑर्बिटल का क्या होगा। जब आपका dsp2 आ जाए, तब पूछता है कि ये डी क्या होगा। जब आपका sp3d2 आ जाए, तब पूछता है कि ये D2 में D क्या क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपका sp3d आएगा तो हमेशा आपका dz² ऑर्बिटल होगा, और जब आपका dsp2 आएगा तो हमें, अब ये चीज कहाँ मिलेगी, आप स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है ये मत समझिए हाइब्रिडाइजेशन का है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो यहाँ पे क्या होता है, dx² y² ऑर्बिटल होता है। और जब आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो आपका dz² एंड dx² y² होता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द पॉलीमर इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं, नाइलॉन, पहले चीज समझ लेना, एक पॉलीएमाइड है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पॉलीएमाइड है, ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। कंडेंसेशन यानी कि इसको बनाने में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो और इसके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं, इसके मोनोमर क्या क्या होते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड पहली चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, याद रखिएगा, ये क्या करता है, लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब दूसरी बात करते हैं टेरिलीन। अब टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन को दूसरा नाम टेरिलीन का डेक्रोन भी होता है। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन होता है। अब ये भी क्या है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसी को दूसरा हम बोलते हैं पॉलीस्टर भी बोलते हैं, इसको पॉलीस्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टर ग्रुप बनता है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, वाटर लॉस होता है। हमको तो बताना हाइड्रोलिसिस किस में होता है। अब उसकी बात करते हैं, डी ऑप्शन की पहले मैं बात कर लेता हूं,
डी में क्या होता है, क्या बेकेलाइट, बेकेलाइट किसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल का फिनॉल से बना होता है, ठीक है, इसके मोनोमर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। अब इसी से एक कंपाउंड बनता है नोबोलाइक, और जिसका यूज किसमें होता है, पेंट, पेंट फॉर्मेशन में होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, कंडेंसेशन है, ये भी क्या है, एक कंडेंसेशन है। बट जो नाइलॉन 6 आपका होता है, इसका जो मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम होता है। ये एक पॉलीएमाइड है, ये भी क्या है, एक पॉलीएमाइड है। बट यहां पे क्या होता है, इन्वॉल्व होती है हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। जब कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस होता है तभी नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है ना। ये टायर कोडिंग में यूज किया जाता है, टायर के कोड बनाने में नाइलॉन 6 का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि ये पॉलीएमाइड कौन है इसमें से, और पॉलीएस्टर कौन सा है, कौन कंडेंसेशन दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ व्हाट रिएजेंट इज यूज्ड इन हाइजेनबर्ग टेस्ट ऑफ एमीन। अब सबसे पहले कि हाइजेनबर्ग होता क्या है, ये होता है ये बेंजीन, बेंजीन पे क्या लग जाता है, सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने में। क्या काम करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है ना। क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन की जब रिएक्शन कराती है किससे, इस कंपाउंड से जो ये वाला हमारा है बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पे NaOH और KOH कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, एन करके कुछ बनेगा, एन एल्काइल एमीन करके, एन एल्काइल करके कंपाउंड बनेगा, उसमें NaOH हम डालेंगे तो ये सॉल्युबल होता है उसमें, कौन सा 1 डिग्री वाला। 2 डिग्री एमीन के साथ भी ये पहले इंटरमीडिएट N, डाई एल्काइल करके कुछ कंपाउंड बनाएगा, फिर इसमें हम NaOH या KOH कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे इनसॉल्युबल होता है। जब हम बात करें 3 डिग्री एमीन की, तो यहाँ पे ये फर्स्ट में ही रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे कि हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट कहते हैं, से डिस्टिंग्विश भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इन दिस इज इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में होगा एसिडिक नेचर। तो हमेशा याद रखिए कि माइनस एम ग्रुप बढ़ेगा आपका, माइनस एम इफेक्ट क्या बढ़ेगा, जब माइनस एम इफेक्ट जब भी आपका बढ़ेगा, माइनस एम इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है, माइनस एम और माइनस आई। और जब प्लस आई एंड प्लस एम होंगे, इफेक्ट बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर कम होगा, या आप कहते हो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो अब देखें, सबसे पहले अब मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे जो NO2 होता है वो माइनस एम दिखाता है, क्या दिखाता है, माइनस एम। और CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, CH3 ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस आई दिखाता है। तो देखें तो इसमें क्या हो गए, 2 माइनस एम हो गए, तो 2 माइनस है तो माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें एक ही है, तो यानी कि सबसे ज्यादा किसमें, और बाकी में NO2 है नहीं, क्योंकि फिनॉल तो सब में कॉमन है, उसको हम बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, थर्ड का हो गया। फिर किसका हुआ, फोर्थ। तो सबसे ज्यादा थर्ड किसमें, बी वाले में। फिर किसका, फोर्थ का। फिर उसके बाद फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, प्लस आई, तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो सबको पसंद आएगा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जितने मेरे से हो पाएगा मैं डेली डालते रहूंगा, जो आपको हेल्प करेगा LT में भी
एलटी एग्जाम साइंस में और आपका पीजीटी केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।